बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है ना, वो C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और क्लास और उसके अंदर किस तरह ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और फंक्शन का क्या रोल होता है उसमें। तो अब क्लासेस के क्रिएट करने के बाद, मतलब लास्ट टाइम हमारा टॉपिक यही था, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाला। तो क्लासेस को क्रिएट करने के बाद जैसे हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसी वक्त ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही हमारा कंस्ट्रक्टर एक कॉल होता है। अब कंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही होता है जैसे हमारा एक फंक्शन होता है, लेकिन क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर और फंक्शन का फर्क सिर्फ इतना है कि फंक्शन हमारा कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हम लोगों ने सेम क्लास नेम के साथ जो फंक्शन बनाते हैं ना, वो हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कहता है क्लास कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल member function of a class that is executed whenever we create new objects of that class. अब लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्लास के एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो वो अब न्यू ऑब्जेक्ट से मुराद यही है कि आप लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक कंस्ट्रक्टर आप लोगों का एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वही कंस्ट्रक्टर दोबारा फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वही कंस्ट्रक्टर दोबारा फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे एक क्लास के, उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो उतनी बार एग्जीक्यूट होता है कॉल होके। तो ऐसे ही होता है जैसे फंक्शन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, सेम क्लास नेम के साथ जो हम फंक्शन बनाते हैं ना, वो हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है। A constructor will have exactly same name as the class, मतलब जैसे कि क्लास जो नाम हमारी क्लास का होता है ना, वही नाम हम लोग फंक्शन को दे देते हैं, तो वो फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाता है। It does not have any return type। दूसरा फर्क इसका फंक्शन के साथ क्या है कि फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप होती है, मतलब फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट आती है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आती। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आती, इसलिए हमें इसके साथ कोई डाटा टाइप भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। दो फर्क हो गए। एक तो ये हो गया कि सेम क्लास नेम के साथ जो हम फंक्शन बना देते हैं वही हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता होता है। दूसरी चीज होगी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आती। कंस्ट्रक्टर कैन बी वेरी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज फॉर सर्टेन मेंबर वेरिएबल। अब इनिशियल वैल्यू से यहाँ से मुराद ये है कि जब भी हम लोगों ने क्लास को इस्तेमाल करना होता है ना, अब आप लोगों की क्लास है तो मैंने आप लोगों की क्लास में से किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को मुखातब करना है, ठीक है। तो अब मुखातब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन इस आप लोगों की क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी होता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर से मुराद यहाँ पे आप लोगों की क्लास का सीआर है। मैं आप लोगों की क्लास में से किसी स्टूडेंट को कॉल करता हूँ ना, तो मुझे आप लोगों की क्लास को कॉल करने के लिए आप लोगों की क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। मतलब मुझे ना किसी निशानी के साथ, किसी नाम के साथ आप लोगों की क्लास को पहले मेंशन करना पड़ेगा, फिर मैं उस स्टूडेंट को मेंशन करूंगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही हमारी क्लास में होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, कि किसी क्लास के अंदर से उसका कोई भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को हम लोगों ने कॉल करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो इसलिए हमें हर क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जब भी हम किसी क्लास का कोई मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर चल जाता है ना, ऑटोमेटिकली खुद ही उस टाइम चल जाता है। हमें कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल करवाने की जरूरत नहीं होती, बस जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमारा कंस्ट्रक्टर चल जाता है। तो कहते हैं हम लोग फिर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वो चीजें राइट करते होते हैं जिनको हम लोग इनिशियली ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करवाना चाहते होते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्लास के अंदर से चीजें तब एग्जीक्यूट होती हैं जब हम उनको कॉल करते हैं, लेकिन जो एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती।
सिर्फ उस क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो चीज़ कॉल हो जाएगी। मतलब मैं आप लोगों की क्लास का जैसे ही नाम लूंगा तो उसका मतलब है कि आप लोगों का सीआर मुखातब हो जाएगा। अगर मुझे उस वो लड़का आप लोगों की क्लास में नहीं है तो आप लोगों का सीआर मुझे उसी टाइम बता देगा, हालांकि मैंने सीआर का नाम नहीं लिया होगा, लेकिन वो सीआर ऑटोमेटिकली बता देगा कि सर वो मतलब नहीं है या जो भी उसके बारे में होगी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे एक क्लास में सीआर का रोल होता है ना, ऑटोमेटिकली सारा कुछ कर रहा होता है, इसी तरह एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का रोल होता है कि ऑटोमेटिकली वो चीजें जो भी उसके अंदर रखी होती हैं वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये तो सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन हो गया कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और इसका बाकी फंक्शंस के साथ डिफरेंस क्या है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऐसे ही काम करता है जैसे बाकी फंक्शंस होते हैं, तो वैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो हम लोगों ने ये फर्क देख लिया कि कंस्ट्रक्टर का बाकी फंक्शन के साथ क्या डिफरेंस। पहला कि हमारे पास इसका जो नाम होता है वो सेम क्लास नेम वाला होता है, और दूसरा इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, और तीसरी चीज कि इसके अंदर जो भी राइट किया होता है जैसे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम लोग एक प्रोग्राम की एग्जांपल लेके भी मतलब इसको करके देख लेते हैं। अब जब मैं आप लोगों को कुछ प्रोग्राम दिखा रहा होता हूँ ना, उनको समझा रहा होता हूँ, तो मैं एक प्रोग्राम के अंदर ना डिफरेंट चीज़ें रखी हुई होती हैं जो कि मतलब एज ए टॉपिक के तौर पर नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्रोग्रामिंग करते वक्त इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं एक प्रोग्राम को मतलब डिफरेंट चीज़ों के साथ करता होता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। अब जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें नंबर साइन इंक्लूड आईओस्ट्रीम, मतलब टॉप पे लाइब्रेरी फाइल तो आनी है। अगर आप डेव में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल के साथ डॉट एच नहीं लिखना। दूसरी चीज यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जब भी आप लोगों ने डेव सी प्लस प्लस के अंदर काम करना है तो ये नेम स्पेस भी लाजमी देना है, इसका ताल्लुक हमारी इनपुट आउटपुट के साथ होता है। और ये बताता है कि आप लोगों की ये जो सारा का सारा सिनेरियो है किस नेम स्पेस के अंदर आता है, वो एसटीडी के अंदर आता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये दो चीजें तो होगी ना, मतलब जो कंपलसरी हैं, जो जब भी हम लोगों ने कोडिंग करनी है तो टॉप पे लिखनी है। उसके बाद मैंने एक क्लास क्रिएट किया लाइन के नाम से, ये यहाँ तक, यानी कि लाइन के नाम से एक क्लास क्रिएट हो गई। अब उस क्लास के अंदर एक ये मैंने सेट लेंथ के नाम से फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। अब ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अब हमारे ना कुछ फंक्शन जो इस तरह के भी होते हैं कि जो कि डिक्लेयर किसी और क्लास में हुए होते हैं और हम लोग उनको परफॉर्म किसी और क्लास में जाके कर रहे होते हैं। तो मतलब हम लोग अपने फंक्शन को इस तरह पहले से ही डिक्लेयर करके रख सकते हैं, लेकिन ये डिक्लेरेशन अगर आप लोग नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि इस तरह हम लोग अलग से किसी एक क्लास के अंदर तमाम फंक्शन को डिक्लेयर करके रख सकते होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन एट ए टाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। एक सेट लेंथ के नाम से फंक्शन बनाया, दूसरा गेट लेंथ के नाम से बनाया। अब सेट लेंथ का जो फंक्शन है ये हमने इस्तेमाल करना है एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। अब क्योंकि इसने रिटर्न स्टेटमेंट हमें कोई नहीं देनी, इसलिए इसके ये स्टार्ट में डाटा टाइप की जगह पे वॉइड लिख दिया। दूसरा जो है वो हम लोगों ने वैल्यू गेट करनी है, तो इसने कोई ना कोई हमें रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, इसलिए मैंने डाटा टाइप इसको मेंशन कर दिया कि ये डबल डाटा टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि इस फंक्शन के अंदर मेरे पास कोई रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। तीसरा मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब ये कंस्ट्रक्टर होता है, इसकी ये पहली निशानी क्या है कि सेम जो नाम मेरी क्लास का नाम था वही मेरे इस कंस्ट्रक्टर का नाम, जो मैंने क्लास का नाम था उसी नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब ये मुझे इसकी निशानी से पता चला, वैसे तो मैंने इसके आगे ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई है दिस इज द कंस्ट्रक्टर, लेकिन अगर ये लिखा हुआ ना होता तो कैसे पता चलता कि जो क्लास का नाम था वही इसका इस फंक्शन का नाम है, तो मतलब ये कंस्ट्रक्टर ही है। दूसरी अब मैंने बात की थी कि इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, इसलिए इसके स्टार्ट में ना तो मैंने वॉइड लिखा है ना ही मैंने डबल लिखा है। तो दूसरा फर्क इसका फंक्शंस के साथ ये वाला है, तो जिससे हमें पता चला कि ये फंक्शन नहीं कंस्ट्रक्टर है। और एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब ये जो लाइन नाम से क्लास है ना, मैंने इसके अंदर सिर्फ अपनी चीजों को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं एक और दूसरी मतलब
क्लास के अंदर जाके मेंबर फंक्शन डिफाइन। अब आप लोगों को मैंने मेंबर फंक्शन के बारे में बताया था कि एक क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो उस क्लास के लिए मेंबर फंक्शन होते हैं। इंक्लूड द कंस्ट्रक्टर, कि अब हम लोगों ने उन मेंबर फंक्शंस के लिए अपने कंस्ट्रक्टर को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे आप जो मैं दूसरी नई चीज बताने जा रहा हूँ ना आप लोगों को, वो ये डबल कॉलन का सिंबल है। ये जो हम लोग इस तरह इकट्ठा कंबाइंड डबल कॉलन लगा देते हैं ना, इसका मतलब होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते होते हैं कि जब हम किसी ग्लोबल चीज को एक्सेस करना चाहें और वही चीज हमारे पास लोकली भी अवेलेबल हो, ठीक है, तो फिर हम लोग इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते होते हैं। ये हमारे पास ऐसे ही काम करता है जैसे हमने किसी क्लास के अंदर से किसी चीज को कॉल करवाना हो तो हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन जब हमारे पास ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ जाए ना, तो फिर हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, हम उस क्लास का नाम डायरेक्टली लिख लेते हैं। मतलब अगर हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह क्लास का नाम लिख के उसके अंदर जो भी चीज है उसको लिख के हम लोग उसको कॉल करवा लेते हैं। अब ये लाइन क्या था, कंस्ट्रक्टर, अब उसको मैं कॉल करवा रहा हूँ, ये इस लाइन वाली क्लास के अंदर था, ठीक है। तो इसको मैंने कॉल करवाया है क्लास के नाम को यूज करते हुए, मैंने अभी तक कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो इसने काम क्या किया है, मुझे ये एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। मतलब जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब चाहे मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाऊं तो मेरा ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट हो गया जाए, या मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। ये अपोजिट चीज आ जाती है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो ये मैंने खुद मतलब मेंशन करके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, जस्ट ये बताने के लिए कि जैसे ही ये इस तरह कंस्ट्रक्टर कॉल होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता होता है। तो ये निशानी होती है कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने की कि हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसी तरह ये दूसरा सेट लेंथ का फंक्शन है हमारी लाइन वाली क्लास के अंदर। अब मैंने उसको कॉल किया और इसको ये एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, मैंने कहा इसके अंदर एज ए पैरामीटर के तौर पर मैं एक वैल्यू सेंड करनी है, और इसके अंदर len के अंदर जो भी वैल्यू आएगी ये लेंथ वेरिएबल को मिल जाएगी, और लेंथ वेरिएबल ये मैं ऊपर क्लास के अंदर ये डिक्लेयर किया हुआ। मतलब किसी भी वेरिएबल को जब हम लोगों ने इस्तेमाल करना होता है तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, मैंने इसीलिए उसको पहले ऊपर वाली क्लास के अंदर डिक्लेयर करके रखा हुआ। दूसरा मैंने इसी तरह उसी क्लास के अंदर से दोबारा फिर लाइन वाली क्लास के अंदर से गेट लेंथ का फंक्शन कॉल करवाया, ठीक है। अब ये मुझे इसी लेंथ को मतलब ये जो वैल्यू len लेंथ वेरिएबल को असाइन कर रहा था, ये गेट लेंथ वाला फंक्शन क्या करेगा कि इसी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो मेरे पास दोनों फंक्शन भी कंप्लीट हो गए जो मैंने ऊपर वाली क्लास में डिक्लेयर किए हुए थे जस्ट, और मेरा कंस्ट्रक्टर भी कंप्लीट हो गया जो ऊपर वाली क्लास में मैंने जस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। मतलब मैंने एक क्लास के अंदर तमाम फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और क्लास के बाहर आके फिर मैंने उन फंक्शंस को कंप्लीट बना दिया। अब ये बन गए। अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी होती है। कि जब भी हम हमारा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट या रन करते हैं तो फौरन ही हमारा मेन फंक्शन चलता होता है, उसके अंदर हम लोगों ने जिस जिस चीज को भी कॉल करवाया होगा सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगी, उसके अलावा कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैंने मेन का फंक्शन मतलब बनाया और उसके अंदर अपनी लाइन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमारा कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर मैंने डिक्लेयर तो क्लास के अंदर ही किया हुआ है लेकिन बनाया उसको क्लास से बाहर आके है। अब जहां पे इसकी डिक्लेरेशन हुई है ना, इसने चलना वहीं से है, बना मैं इसको जहां मर्जी लूं। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको अलग अलग किया कि जहां से चीजों की डिक्लेरेशन होती है चलती वो वहीं से होती है, आगे उनको मतलब हम चले जैसे मर्जी कहना। अब जैसे मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। मतलब घर में आप लोग बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, आप लोगों में से कुछ मोस्टली तो घरों में रहने वाले होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हॉस्टल्स में रहते होंगे।
अब जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहता है वो है किसी और जगह का, मतलब उसकी डिक्लेरेशन कहीं और से हुई हुई है, वो पैदा कहीं और हुआ है, उसके भाई जो है घर वो कहीं और है, लेकिन वो रह भी लाहौर में रहा है, मतलब काम उसका सारा लाहौर में है। तो इसी तरह ये जो फंक्शन बना हुआ है, जो इसके अंदर काम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन ऊपर क्लास के अंदर होगी। तो इसने इस्तेमाल जहां से इसकी डिक्लेरेशन हुई है वहीं पे होना है, आगे काम जहाँ पे मर्जी जाके करता रहे। मतलब आप बेशक वो स्टूडेंट लाहौर में आके पढ़ रहा है, लेकिन उसकी जहाँ पे डिक्लेरेशन यानी कि पैदाइश हुई है उसका बाई गाँव या उसकी जगह या उसकी परमानेंट जो रेजिडेंस होती है, जो आप लोगों के आईडी कार्ड के ऊपर भी लिखी होती है कि परमानेंटली ये बंदा कहाँ का है, तो मतलब आप लोगों के ऊपर वो सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं वो आप लोगों के रिहायशी इलाके की वजह से हो रही होती है। तो ऐसी हम लोग जो चीज़ जहाँ से डिक्लेयर करते हैं वो चीज़ वहीं से इस्तेमाल हो रही होती है, हम उसको जाके बना कहीं और भी सकते हैं। तो जैसे आप लोग मतलब जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं तो वो बन तो आके लाहौर में रहे हैं, लेकिन उनकी डिक्लेरेशन कहीं और हुई हुई है, तो उनका इस्तेमाल भी वहीं पे होगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा मेरा कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, यानी कि मुझे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। उसके बाद लाइन, मतलब ये ऑब्जेक्ट को मैंने यूज किया, डॉट सेट लेंथ, मतलब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और साथ ही एक वैल्यू पास कर दी। तो ये मेरा सेट लेंथ का फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर ये len के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी मैं जो यहाँ से पास कर रहा हूँ। यहाँ से ये मेरी कॉलिंग बॉडी कहलाती है जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, और जहाँ पे ये कॉलिंग जानी है वो मेरी कॉर्ड बॉडी कहलाती होती है। तो जो कॉर्ड बॉडी के अंदर ये वेरिएबल हम इस तरह डाटा टाइप देते होते हैं ना, तो ये आर्ग्यूमेंट कहलाता होता है, और जहां से हमने इसको कॉल करना होता है हमारी जो कॉलिंग बॉडी होती है वहां पे जो वैल्यू आती है वो एज ए पैरामीटर के तौर पर कहलाती होती है, मतलब पैरामीटर पास करना। तो ये पैरामीटर एज ए रेफरेंस भी हो सकता है, ये पैरामीटर एज ए वैल्यू भी हो सकता है। रेफरेंस मतलब जब हम पॉइंटर को यूज करते हुए उसका एड्रेस सेंड करते हैं, और वैल्यू जैसे मैं ये अभी सेंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये एक वैल्यू सेंड की हुई, तो ये एल के अंदर जाएगी, एल इसको लेंथ वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा। उसके बाद ये मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिखी, ये मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद ये मेरा गेट लेंथ का फंक्शन कॉल होगा। तो गेट लेंथ का फंक्शन ऊपर लाइन वाली क्लास के अंदर है, तो लाइन का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए मैंने इसको भी कॉल कर लिया, लाइन डॉट गेट लेंथ। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर वॉइड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू एज ए पैरामीटर के तौर पर पास होके नहीं आएगी, बस इसके अंदर जो भी यहाँ पे टॉप पे लेंथ को वैल्यू मिली हुई होगी वही लेंथ की वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न होके कहाँ से जाएगी, अपनी कॉलिंग बॉडी के पास यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो चीज है किसके अंदर लिखी हुई है, सी आउट के अंदर। तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो सी आउट इसको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो ये मतलब इसका फ्लो था सारा इस प्रोग्राम का। अब मैं ये प्रोग्राम आप लोगों को एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। बास टाइम आप लोगों को कोड कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ सकता है, हम लोग प्रोग्रामिंग जब कर रहे होते हैं हमें बास टाइम बने बनाए स्क्रिप्ट मिल जाते हैं कोड नेट से, हम लोग उनको कॉपी पेस्ट करके यूज कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, ये लेकिन ये चीजें होती हैं प्रोग्रामिंग करते वक्त, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कोड याद करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग कोई चीज कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप लोगों ने फौरन कॉपी पेस्ट करने के बाद देखना है कि इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। जहाँ पे भी एरर होगा हमारा ना, ये जो इसके जो डिफरेंट कलर है ना, ये इस तरह कलर नहीं बनेंगे उस चीज के जिसके अंदर भी एरर होगा, यानी कि उसकी प्रॉपर कलरिंग नहीं होगी अगर उसमें एरर है। तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ों की प्रॉपर कलरिंग हुई हुई है, मतलब प्रॉपर सही बने हुए हैं हर चीज़। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले फिर, क्योंकि डेम के अंदर मैंने बताया था कोडिंग करते वक्त पहले आप लोगों ने उसको सेव कर लेना है, अदरवाइज वो फिर आप लोगों को एरर दे देगा।
अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। ये ऊपर टाइटल बार में ना यहाँ पे कंपाइलिंग लिखा होता है। जब जैसे ये खत्म होगा ना वर्ड, इसका मतलब कंप्लीटली कंपाइल हो गया। जब आप कंपाइल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह कंपाइलिंग लिखा हुआ आ जाता है कि मतलब कंपाइल हो रहा है। तब तक मैं छोटी सी एक और चीज बता दूं कि ये जो चीजें मैंने बनाई है ना यहाँ पे, ये क्लास के बाहर, अब ये चूंकि मैं क्लास से बाहर बना रहा था ना, और इन्होंने काम किसके अंदर करना है, लाइन वाली क्लास के अंदर, तो इसीलिए मैंने ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसके अंदर इस्तेमाल किया कि ये इन फंक्शन का, इस कंस्ट्रक्टर का स्कोप बता रहा है कि इसका स्कोप किसके अंदर है, उस क्लास के अंदर है। अब स्कोप ही हमारा डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी चीज किस क्लास की मिल्कियत है। सर हम सक्सेसफुल। क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम चेंज क्यों नहीं कर सकते, यानी कि सेम क्यों रखते हैं? बेटा मैंने दूसरी निशानी ही इसकी यही बताई थी कि अब कंस्ट्रक्टर भी हमारा ऐसे ही होता है जैसे फंक्शन है, तो इसकी दूसरी निशानी यही है कि वो फंक्शन जिसका नाम सेम क्लास नेम वाला हो, हम सिर्फ उसी को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये रूल है। किसी भी चीज को ठीक है बनाने सर। के कुछ रूल होते हैं ना, तो हमारा पहला रूल ही यही है कि सेम क्लास नेम के साथ जो हम लोग फंक्शन बना देंगे वही हम उसको कंस्ट्रक्टर कहेंगे। अगर हमारा सेम वो क्लास नेम वाला नाम नहीं है तो इसका मतलब वो तो फिर फंक्शन बन जाएगा, वो कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा। ओके ठीक। सर। अब मैं ओके। इसको रन करता हूँ। ये ना ब्लैक स्क्रीन के अंदर आप लोगों को आउटपुट नजर आ रही होगी इसकी। सबसे पहले लिखा हुआ ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, मतलब जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। दूसरी चीज मैंने प्रिंट करवाई थी लेंथ ऑफ लाइन, और उसके बाद ये जो 6 वैल्यू हम लोगों ने उसको एज ए पैरामीटर के तौर पर एक फंक्शन के अंदर सेंड की, उसने वेरिएबल को असाइन की, दूसरे फंक्शन के अंदर मैंने जाके रिटर्न करवाई, यानी कि उसको गेट करने का काम किया। तो उसके अंदर से मैंने वैल्यू गेट करके प्रिंट करवा दी। एक फंक्शन मैंने बनाया वैल्यू को सेट करने के लिए, दूसरा फंक्शन बनाया वैल्यू को गेट करने के लिए। तो इस तरह हम लोग लहदा मतलब दो फंक्शन बना लेते होते हैं अक्सर, कि अपने वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए एक सेट के नाम से फंक्शन बना लेते हैं, और एक हम लोग वेरिएबल से वैल्यू लेने के लिए गेट के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ये मैंने इसकी आउटपुट यहाँ पे भी फाइल के अंदर भी लिखी हुई है, वही जो आप लोगों को भी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर शो। अब यहाँ तक तो बात होगी सिंपल कंस्ट्रक्टर की। दूसरी बात जो अब यहाँ पे आती है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनके अंदर पैरामीटर भी हों। कि जैसे फंक्शन है ना, मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे फंक्शन काम करता है, तो कंस्ट्रक्टर बनते भी ऐसे ही हैं जैसे फंक्शन बनते हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि वो सेम क्लास नेम के साथ बनाने पड़ते हैं हमें, तो फिर वो कंस्ट्रक्टर कहलाते होते हैं। तो अब कहता है जैसे फंक्शन के अंदर हम अभी जैसे हमने वैल्यू को सेट करने के लिए फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट रखा था ना, और उसको एक वैल्यू पास की थी उसी पैरामीटर के थ्रू, तो मतलब फंक्शन के अंदर जैसे हम इस तरह पैरामीटर लेके उनको वैल्यूज असाइन कर देते हैं, इसी तरह कहता है कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम लोग पैरामीटर लेके उनको वैल्यू सेंड कर सकते हैं, और वो वैल्यू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त फिर सेंड करते होते हैं। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनके अंदर वो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट एज ए पैरामीटर के तौर पर दिए हुए हों, वो हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाते होते हैं। जैसे यहाँ पे ये लाइन नाम से एक मतलब वही, मतलब सेम वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आप लोगों को पहले एग्जीक्यूट करके दिखाई है। सिर्फ क्या है कि वहां पे मैंने ये लाइन का जो कंस्ट्रक्टर बनाया था उसके अंदर वॉइड लिखा हुआ था, मतलब उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये len के नाम से एक पैरामीटर ले दिया।
तो ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा कि जिसके अंदर हम इस तरह आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, डाटा टाइप दे के वेरिएबल दे लेते हैं ताकि हम इसको पैरामीटर के तौर पर वैल्यू पास करवा सकें जैसे हम लोग फंक्शन में करते हैं। तो ये मेरा जो इस तरह का कंस्ट्रक्टर होगा ना जिसके अंदर पैरामीटर भी होगा तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अब इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी। फंक्शन को तो हम कॉल करवाते हैं तो कॉलिंग बॉडी के अंदर से हम लोग वैल्यू सेंड कर देते हैं जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी। तो कंस्ट्रक्टर को तो हम कॉल करवाते ही नहीं है तो इसको वैल्यू फिर कहाँ से मिलेगी, इसको हम पैरामीटर के अंदर वैल्यू कैसे पास करेंगे, इसको फिर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पास करते हो। कि ये देखें ये मैंने लाइन क्लास का एक स्मॉल यानी कि आप यहाँ पे ये केस सेंसिटिव है, अपर केस और लोअर केस में फर्क होता है। तो क्लास का नाम कैपिटल एल से स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट का नाम स्मॉल एल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों फर्क है दोनों में क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो जो लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं उनमें अपर लोअर केसेस का भी ख्याल रखना होता है कि जो चीज़ हम लोगों ने अपर केस में लिखनी है वो अपर में ही लिखनी है और जो लोअर केस में लिखनी है वो लोअर में ही लिखनी है। अब मैंने उस क्लास का लाइन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जब आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना तो उसी वक्त उसकी इस तरह बॉडी बना के ना हम लोगों ने उसको एक वैल्यू पास कर देनी है। अब जैसे ही मैं ये वैल्यू पास करूंगा ये उसी टाइम ये जब अब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ना। तो जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कॉल होते वक्त ये वैल्यू साथ लेके जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर होते हैं उसको वैल्यू हम लोग इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पास करते हैं कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया साथ मैंने एक वैल्यू लिख दी। अब ये वैल्यू len के अंदर आ जाए, ठीक है। और len इसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, ये यहां तक हमारा मैसेज बन गया और मैसेज के बाद फौरन ही len की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का मैसेज तो आएगा ही आएगा लेकिन साथ वो उसको वैल्यू को भी प्रिंट करवा देगा। ये चीज मैं अभी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो वैल्यू है ना ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वैल्यू पास कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के पास जा रही है। और यहाँ पे ये एक सेट लेंथ के नाम से फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। अब सेट लेंथ के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं की लेकिन यहाँ पे जो सेट लेंथ का फंक्शन है मेरे पास नहीं, ये गेट लेंथ का है, ये नीचे सेट लेंथ का है। अब क्योंकि सेट लेंथ वाले फंक्शन के अंदर पैरामीटर है तो इसको मैं यहाँ से सेट लेंथ के पैरामीटर को ये ऑब्जेक्ट के अंदर से ये 6.0 वैल्यू पास कर रहा हूँ सेट लेंथ को। अब len की दो वैल्यू बनेंगी, एक ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर से आएगी और दूसरा जब मैं सेट लेंथ का फंक्शन कॉल करूंगा तो ये मैं एक और वैल्यू पास कर दूंगा डिफरेंट, तो दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी पहले ये इसको गेट लेंथ वाले फंक्शन को कॉल करवाया। ये उस्मान कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब ये जो पहले मैंने गेट लेंथ वाला फंक्शन कॉल करवाया ना ये मुझे वैल्यू देगा जो पहले मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पास की हुई है कंस्ट्रक्टर को, और दूसरा गेट लेंथ का जो फंक्शन मैं कॉल करवाऊंगा प्रिंट करवाऊंगा तो ये मुझे वैल्यू देगा जो मैंने इसके बाद ये सेट लेंथ का फंक्शन कॉल करके दी। तो यानी कि पहले मेरे पास 10 आएगा उसके बाद 6 आएगा। ये चीज मैं आप लोगों को कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ। मतलब मेरे पास पहले 10 वैल्यू आएगी क्योंकि पहले हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर ने len की वैल्यू लेके लेंथ को दे दी और वो गेट लेंथ के अंदर मैंने प्रिंट करवा दी। तो len की वैल्यू दो बार प्रिंट होगी, एक दफा तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही प्रिंट करवाई हुई है
दूसरी मैंने ये गेट लेंथ के फंक्शन के थ्रू उसको एक्सेस करके फिर उसको प्रिंट करवाया हुआ। लेकिन जो ये सेट लेंथ 6.0 इसकी मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा प्रिंटिंग हुई है, तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा प्रिंट होगी। आप लोगों को इस तरह लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करना आता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को इस तरह कुछ आउटपुट भी पूछी जा सकती हैं कि प्रोग्राम बने हुए होंगे, उसकी आप लोगों ने आउटपुट बतानी होगी। तो आप लोगों को पता हो कि किस लाइन का क्या मतलब होता है, कैसे लिखी हुई हो तो उसका क्या मतलब होता है। अब ये देखें, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, लेंथ इज इक्वल टू 10। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर चला, उसने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर मेन फंक्शन की प्रिंटिंग आई। ये उसके बाद ये मेरा पहला गेट लेंथ का फंक्शन कॉल हुआ, जबकि अभी मैंने सेट लेंथ का फंक्शन कॉल नहीं करवाया था वैल्यू चेंज करने के लिए। उसके बाद जैसे ही मैंने सेट लेंथ का फंक्शन कॉल करवाया वैल्यू चेंज करने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने गेट लेंथ का फंक्शन कॉल करवाया वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो ये उसी वेरिएबल के अंदर मेरी वैल्यू चेंज हो गई। अब क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट सेम यूज कर रहा था तमाम काम के लिए, तो मेरे उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है जो मैंने यूज किया हो। अगर मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज कर लेता तो फिर वो अलहदा रहनी थी, ये अलहदा रहनी थी। मतलब हर ऑब्जेक्ट के साथ मैं अगर एक ही वेरिएबल को पहले ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवाता हूँ तो उसकी वैल्यू पहले ऑब्जेक्ट के साथ हिसाब से होगी। उसी चीज को मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवाता हूँ तो उसकी वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से होगी। तो ये चीज थी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दो चीजें होगी, एक कंस्ट्रक्टर, दूसरी फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि जिसके अंदर पैरामीटर भी हैं। अब पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कैसे बना? जैसे हमारे फंक्शन पैरामीटर वाले थे। अब चूंकि फंक्शंस में ओवरलोडिंग होती है तो फिर कंस्ट्रक्टर में भी ओवरलोडिंग हो सकती है। कि जैसे हम लोगों ने मतलब फंक्शंस हैं हमारे पास, फंक्शंस की हम लोग ओवरलोडिंग कर लेते हैं। अब ओवरलोडिंग क्या होती है कि सेम नाम का फंक्शन दोबारा बना लेना, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर डिफरेंट हो जाए। यानी कि पहले फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर था, दूसरे फंक्शन के अंदर मैं 2 पैरामीटर ले लूँ, तीसरे के अंदर 3 ले लूँ, चौथे के अंदर 4 ले लूँ, तो मेरे पैरामीटर चेंज होते जाएंगे ना, डिफरेंट होते जाएंगे। तो इसी तरह मैं सेम नाम का फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर बना सकता हूँ। अगर वो फंक्शन बन रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन की तरह का ही होता है। तो इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग भी कर लेते हैं कि एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे बनेंगे? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हुए। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होती है? एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना लेना, लेकिन उनके अंदर वैल्यू चेंज हो, पैरामीटर एक के अंदर डिफरेंट हो उनके अंदर। अब जैसे यहाँ पे ये रेक्ट नाम से क्लास है, ये रेक्ट नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया विदाउट एनी पैरामीटर, फिर रेक्ट नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया विद 2 पैरामीटर, तो ये मेरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। मतलब सेम नाम से 2 दफा मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, लेकिन एक के अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, दूसरे के अंदर 2 पैरामीटर दे दिए। तो ये एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है कि जब पैरामीटर्स की बात आती है तो फिर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी आता होता है, क्योंकि पैरामीटर की बेस पे ही हमारा ये सेम नाम का जो कंस्ट्रक्टर है वो बार बार बन रहा है। तो बात हो रही थी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। तो as we know, function overloading is one of the core feature of the object oriented languages। मतलब हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसका एक कोर फीचर हमारा ये कहलाता होता है ओवरलोडिंग का। कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही क्लासेस में काम करते हैं ना, एक से ज़्यादा क्लासेस बनती हैं और क्लासेस के हम अंदर फंक्शन रख के उनको कॉल करवाते हैं, और जब क्लासेस में काम करते हैं तभी ये फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो कहता है कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कोर फीचर है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। we can choose the same name of the function
मतलब फंक्शन ही बनाते हैं ऐसे ही, लेकिन उसका नाम सेम क्लास वाला रख लेते हैं। उस पैरामीटर सेट्स आर डिफरेंट, और जैसे हम फंक्शन के डिफरेंट पैरामीटर सेट कर लेते हैं, इसी तरह कंस्ट्रक्टर भी कर लेते हैं। Here we will see how to overload the constructors of C++ class। अब जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, जब पैरामीटर की बात आएगी तो जाहिर बात है ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता होता है क्लास के। पैरामीटर की बेस पे ही ओवरलोडिंग होती है, वरना नाम तो सेम होता है फंक्शन का भी कंस्ट्रक्टर का भी। तो सेम नाम से हम दोबारा से बार बार कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर आने वाले पैरामीटर्स की तादाद डिफरेंट होती है, उसकी बेस पे ओवरलोडिंग होती है। तो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर must have the same name and different number of arguments। अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम किसी फंक्शन या कंस्ट्रक्टर को बना रहे होते हैं तो उसके अंदर डाटा टाइप के साथ जो हम वेरिएबल देते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाते होते हैं, और द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बेस्ड ऑन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ द आर्गुमेंट्स आर पास्ड। और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अब वहां पे चूंकि हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर का नाम तो नहीं लिख रहे होते ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया कि ऑब्जेक्ट के साथ ही मैंने एक वैल्यू लिखी, तो कहता है वहां पे जो हम लोग उसके आर्गुमेंट यानी कि उसको पास कर रहे होते हैं ना, उसके आर्गुमेंट को वैल्यूज, तो कहता है अगर तो मैं एक वैल्यू सेंड कर रहा हूँ तो मेरा एक वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर मैं दो वैल्यू सेंड कर रहा हूँ तो दो वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और तीसरी चीज जो इसके अंदर है, कहता है वी हैव टू पास द आर्गुमेंट व्हाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये पैरामीटर या वैल्यू कब पास कर रहे होते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। अदरवाइज द कंस्ट्रक्टर कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हिच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। जब तक हम उसको उसके मुताबिक वैल्यूज पास नहीं करेंगे, उसको नहीं पता चलेगा हमारे ऑब्जेक्ट को उसने कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करना है। हाँ, अगर विदाउट किसी आर्ग्यूमेंट के हम लोगों ने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, अगर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की। अगर एक वैल्यू पास कर रहा हूँ तो मेरा एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होना चाहिए ऊपर, अगर दो वैल्यू पास कर रहा हूँ तो ऊपर दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो ही उसको पता चलेगा, क्योंकि वो वैल्यू की बेस पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होता है। यानी सर ये मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर? हाँ जी, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को ही हम लोग ओवरलोडिंग का आप कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जी जी। अब मैं इसको ना डेव C++ के अंदर रन करके वहां पे इसके डिफरेंट सिनेरियोज आप लोगों को समझा दूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम राइट कर लिया, ठीक है, ये टॉप पे लाइब्रेरी यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी वो तो आ गया। उसके बाद ये मैंने एक क्लास बनाई है रेक्ट के नाम से, ठीक है। इस क्लास के अंदर ये एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का एरिया के नाम से, और दूसरा मतलब मैंने रेक्ट नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर मैंने इसी एरिया नाम से वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया था उसको 0 साइन कर दिया, और दूसरा फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास कर दिए, इंट ए और इंट बी। अब ये मेरी क्या होगी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। तो मतलब मैंने एक ही नाम से दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, लेकिन पहले के अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं रखा, दूसरे के अंदर मैंने दो पैरामीटर रख लिए। तो ये चीज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाती होती है कि एक सेम नाम से हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं,
लेकिन उनके अंदर पैरामीटर्स की तादाद डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये इन कंस्ट्रक्टर की फिर कॉलिंग कैसे होती है? अब ये जैसे मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट क्लास का R1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, तो उसी टाइम मुझे ना मेरा जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अब इसके साथ मैं कोई वैल्यू पास नहीं ना कर रहा, तो विदाउट पैरामीटर आर्गुमेंट कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये वाला। तो फौरन ये वाला कॉल हो जाएगा, एरिया के अंदर 0 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया R2 के नाम से, और मैं 2 वैल्यू एज ए पैरामीटर के तौर पर पास कर रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट के साथ ही मैंने 2 वैल्यू लिख दी है। तो मतलब मैंने ऑब्जेक्ट के साथ अब 2 वैल्यू लिख दी हैं, तो अब मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट थे। अब ये दोनों वैल्यूज लेगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा और एरिया को असाइन कर देगा। मतलब पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर एरिया के अंदर 0 आया, दूसरी दफा दूसरे कंस्ट्रक्टर के साथ ही एरिया की वैल्यू चेंज हो गई, ए और बी को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 2 12 हो जाएगा, एरिया के अंदर 12 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने R1 के थ्रू डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करवाया, फिर R2 के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन के कॉल करवाया। अब ये डिस्प्ले का फंक्शन मेरे पास एक ही है, लेकिन उस सेम फंक्शन को मैं 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहा हूं, तो मेरे उस एक ही सेम फंक्शन की 2 वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। जब मैं इसको पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूंगा तो ये एरिया की वैल्यू पहले ऑब्जेक्ट के लिहाज से प्रिंट करवाएगा, जो कि 0 बनती है। जब मैं इसको दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाऊंगा तो ये इस एरिया की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से प्रिंट करवाएगा, जो कि 12 बनती है। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा था कि इसके अंदर ना मेन फंक्शन के साथ रिटर्न डाटा टाइप लिख के रिटर्न 0 लिखना होता है टाइम, फिर वो हमें ना इजीली कंपाइल और रन कर देता है, प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसकी 2 वैल्यू आएंगी जब मैं इसको रन करूंगा, पहले 0 आएगी फिर 12 आएगी। फंक्शन हालांकि सेम कॉल हो रहा है, जस्ट ऑब्जेक्ट चेंज होने की होगी, तो एक ही जो फंक्शन है उसकी दोनों स्टेट के लिए आज से अलग अलग वैल्यूज आएंगी। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे देखें, ये कंस्ट्रक्टर वगैरह ना, ये चीजें सारी क्लास के अंदर ही मतलब बना दी हैं डायरेक्ट ही। मैंने इनको डिक्लेयर नहीं करवाया, हालांकि पहले शुरू वाले के प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले डिक्लेयर करवाया था, फिर उनको बनाया था। तो वो जस्ट चीज की थी कि आप लोगों को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को समझाने के लिए, कि जब हमने उस क्लास से बाहर से कहीं से उस क्लास की चीज़ों को कॉल करना हो, तो फिर हम उसका स्कोप मेंशन करने के लिए कि इसका स्कोप किस क्लास के अंदर है, तो उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। ये ब्लैक स्क्रीन के अंदर आप लोगों को आउटपुट नजर आ रही होगी। द एरिया इज 0, मतलब पहले 0 प्रिंट हुआ, द एरिया इज 12, उसके बाद 12 प्रिंट हो गया। मतलब सेम फंक्शन को मैंने 2 बार कॉल करवाया था, तो दोनों दफा डिफरेंट रिजल्ट आए थे। पहले मैंने ये R1 के थ्रू करवाया था, तो R1 के लिहाज से कौन सा मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था? ये वाला, बगैर पैरामीटर वाला।
और एरिया के अंदर 0 आया था तो 0 ही प्रिंट हुआ है। और दूसरी दफ़ा R2 के लिहाज से प्रिंट करवाया था तब मेरे पास ये दूसरा कंस्ट्रक्टर रन हुआ था। हालांकि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर्स को कॉल नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिफरेंट चेंज किए और उनके साथ ही वैल्यूज पास कर दी। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मेरा दूसरा कंस्ट्रक्टर चला था तो एरिया के अंदर 12 आया था। तो जब मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये एरिया 12 प्रिंट करवा दिया। तो ये तो था हमारे पास यहाँ तक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितनी कैटेगरीज हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। अब कंस्ट्रक्टर के साथ ही जो दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी वो है डिस्ट्रक्टर, मतलब डी से, जो डी से स्टार्ट होता है डिस्ट्रक्टर। अब इस डिस्ट्रक्टर के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि ये भी वो सेम चीज है जैसे कंस्ट्रक्टर होता है। मतलब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, ये कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मतलब सेम चीज है, जैसे ही कंस्ट्रक्टर होता है वैसे ही डिस्ट्रक्टर होता है। लेकिन फर्क क्या है इसमें कि यहाँ पे इसके स्टार्ट में ये टिल्ड सिंबल आता होता है, ये वाला, बस सिर्फ इतना फर्क है। इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कि नहीं हुआ। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब इसका मकसद क्या होता है डिस्ट्रक्टर का? अब जैसे कंस्ट्रक्टर का मकसद होता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें हमारा कंस्ट्रक्टर चल जाए, मतलब चल जाता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वो चीजें रखते होते हैं कि जो चीजें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही स्टार्ट में चलानी हो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर रख देते हैं, और जो चीजें हम लोगों ने एट द एंड पे जब सारा काम कंप्लीट हो जाए, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है? अब ये जो मेन की बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बॉडी से जब तक हमारा कंट्रोल बाहर नहीं आ जाता ना यहाँ पे, तब तक हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब जैसे ही हमारा ये कंट्रोल ये इस कर्सर तक पहुंचेगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कहाँ पे किया था? इस बॉडी के अंदर, तो इसका काम इस बॉडी के अंदर अंदर ही है। तो जैसे ही मेरा कंट्रोल इस बॉडी से बाहर निकलने लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है हमारा डिस्ट्रक्टर चलता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हमारा कंस्ट्रक्टर चलता है। तो मतलब कंस्ट्रक्टर सबसे पहले और डिस्ट्रक्टर सबसे एंड पे। तो जो चीज हम लोगों ने सबसे एंड पे एग्जीक्यूट करवानी हो उसको फिर हम लोग डिस्ट्रक्टर के अंदर रख लेते हैं। अब मैं इस चीज को आप लोगों को कंपाइल करके दिखाता हूँ। अब मैंने एक डिस्ट्रक्टर बनाया है और इस क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट किए हैं? 2। अब इसकी आउटपुट देखना। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी होती है कि अब जैसे हम लोग जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उतनी दफा हमारा कंस्ट्रक्टर चलता है, तो ऐसे ही हमारा डिस्ट्रक्टर भी होता है कि जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतने ही कंस्ट्रक्टर चलेंगे। तो जितने वो जब उतने ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होंगे तो उतनी दफा हमारा डिस्ट्रक्टर भी चलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे डिस्ट्रक्टर चलता है। अब चूंकि मेरे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे तो 2 दफा कंस्ट्रक्टर चला, तो अब मेरा जो डिस्ट्रक्टर वाला है वो भी 2 दफा चलेगा। अब जैसे आप लोगों को ये ब्लैक स्क्रीन में आउटपुट नजर आ रही है कि द एरिया इज 0 फिर द एरिया इज 12, मतलब 2 कंस्ट्रक्टर चले, 2 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर चलता है, और जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं हमारा डिस्ट्रक्टर चलता है।
तो आप दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए तो दोनों ही डिस्ट्रॉय होने हैं ना, तो दोनों दफा डिस्ट्रक्टर चल रहा है। ये डिस्ट्रक्टर हो गया पहले ऑब्जेक्ट के लिए और उसके बाद ये डिस्ट्रक्टर हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब दो ऑब्जेक्ट बनाए थे तो दो डिस्ट्रॉय होने हैं, तो दो दफा ही डिस्ट्रक्टर चल रहा है। तो जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी दफा कंस्ट्रक्टर चलेगा, उतनी दफा ही डिस्ट्रक्टर चलेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्रिएट होने पे और डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय होने पे। तो ये तो था हमारा आज का काम, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। क्या होता है कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इनकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, इनमें फ़र्क क्या है, मतलब वो सारी चीज़ें मैंने जो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट समझा दी। अब यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।